और वाच्य परिवर्तन को लेकर के बड़ी शंका रहती है। हिंदी के अंदर भी द्विकर्मक वाला प्रसंग आता है। मैं आपको द्विकर्मक शब्द का आज विस्तार से बता देता हूं। आप सभी एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। मैं इसको द्विकर्मक का जो प्रकरण है आपको हिंदी में भी एज इट इज स्वीकार्य करना होता है और संस्कृत में भी आपको करना ही करना होता है। देखिए, द्विकर्मक का प्रसंग है। द्विकर्मक का शाब्दिक अर्थ तो दो कर्म होता है। अब देखना हिंदी में भी आपको कैसे गड़बड़ा देगा, कैसे परेशान कर देगा, कैसे गड़बड़ करवा देगा। देखना, दो कर्म। द्विकर्मक का मतलब तो क्या होता है? दो कर्म। अब मैं आपको यहां पर कुछ सेंटेंस रख रहा हूं, हिंदी के वाक्य रख रहा हूं और आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा। मैं चार ऑप्शन रख रहा हूं और यह रख रहा हूं कि द्विकर्मक धातु इनमें से कौन से प्रकरण में दो कर्म हैं, कौन से उदाहरण के अंदर दो कर्म हैं। द्विकर्मक धातु का प्रसंग है। द्विकर्मक धातु का प्रसंग कौन सा उदाहरण है? मैं यहां पर जो आपको हिंदी का वाक्य रख देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। नंबर 1, वह कारक और संधि पढ़ता है। पहला वाक्य मैंने रखा वह कारक और संधि पढ़ता है। दूसरा वाक्य रख रहा हूं यहां पर मैं यहां पर आप रख सकते हैं मैं मोटी किताब पढ़ता हूं। मैं मोटी किताब पढ़ता हूं। ठीक है। फिर तीसरा आया यहां पर कि मैं खाता हुआ हंसता हूं। खाता हुआ हंसता हूं। और चौथा प्रसंग यहां पर आ जाएगा कि वह गाय से दूध दुहता है। अब ऐसे प्रसंग में, अब सुनो, यहां पर मैं कुछ ऐसे प्रसंग भी अब देखना, ये वाक्य, इन वाक्यों को देखने के बाद आपका जवाब आ जाना चाहिए। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, उसको समझ लीजिएगा एक बार। इस वाक्य को देखिए, यहां पर वह कारक और संधि पढ़ता है। मैं मोटी किताब पढ़ता हूं। वह खाता हुआ हंसता है। वह खाता हुआ हंसता है। वह खाता हुआ हंसता है। ठीक है। तो यहां पर मैं दोबारा लिख देता हूं, किताब पढ़ता हूं और वह हंसता है और दुहता है। अब आपसे पूछा गया कि इसमें द्विकर्मक वाला प्रसंग कौन सा है? तो द्विकर्मक का मतलब दो प्रकार के कर्म हुआ करता है, दो कर्म नहीं। अब आप में से कई लोगों ने कहा कि कारक को भी पढ़ता है, संधि को भी पढ़ता है। किताब मोटी है, विशेषण के रूप में है। खाता हुआ और हंसना दो क्रियाएं हैं। और गाय से दूध दुहता है, यह पंचमी का अर्थ है और यह कर्म है। लेकिन यहां पे कौन सी धातु आ गई? दुह धातु का प्रयोग हो गया। यहां पर आपको यह ध्यान रखना है, जो चौथा ऑप्शन है उसी के अंदर आपको क्या करना है? द्विकर्मक का प्रसंग रखना है। अब लेकिन मैं इसमें चेंज कर रहा हूं। वापस से देखिए आप एक बार की, सारे के सारे प्रसंगों को मैं रख रहा हूं यहां पर। वह कारक, मैं इन सभी क्रियाओं को एक बार चेंज कर रहा हूं। अब आपका वास्तविक परीक्षण होगा। आपने बहुत कोचिंगें की होंगी और बहुत किताबें पढ़ी होंगी। अब मैं हिंदी का परीक्षण भी आपका कर लेता हूं यहां पर। वह कारक और संधि पूछता है। कारक और संधि पूछता है। मैं मोटी किताब ले जाता हूं। मैं मोटी किताब ले जाता हूं। और वह खाता हुआ मांगता है। अब मेरे को कोई बता दो ना, इसमें द्विकर्मक कौन कौन से हैं, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका वास्तव में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है हिंदी के दृष्टिकोण से भी। और हिंदी का कवर हो गया तो संस्कृत भी आराम से कवर हो जाएगी। अब बताओ इनके अंदर, चारों के अंदर कौन कौन से द्विकर्मक के प्रसंग हैं? मैं आपको ऑप्शन भी रख रहा हूं, A, B, C,
डी, ये 4 ऑप्शन रख रहा हूं, आप सभी को जवाब देना है। ये 1 2 3 4 चारों के चारों द्विकर्मक हैं, 2 3 4 द्विकर्मक हैं, या फिर 3 4 द्विकर्मक हैं, या फिर केवल 4 द्विकर्मक है। अब बताओ इसके अंदर, बताइए जल्दी जल्दी से। शिक्षा आयोग की क्लास भी रखेंगे जल्दी से। अब बताइए इसके अंदर मेरे को यह बताइए कौन कौन से प्रसंगों के अंदर द्विकर्मक है। आज आपकी हिंदी की परीक्षा हो जाएगी और आपके जो भी हिंदी के गुरुजी हैं उनसे ये सेंटेंस स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेकर के ये पूछ लेना कि इनमें से द्विकर्मक कौन कौन से हैं। यदि इसका सही जवाब दे दें तो समझ जाना कि वो ठीक हैं। बताओ इनके अंदर कौन कौन से द्विकर्मक का प्रसंग है। सारे जवाब दीजिएगा, एक ही प्रश्न है, एक प्रश्न से ही औकात सामने आ जाएगी सभी की। बताइए जल्दी जल्दी से। मैं इस प्रश्न पे ज्यादा टाइम रहा हूं क्योंकि यह प्रश्न हिंदी के अंदर भी और संस्कृत में भी 2-3 जगह काम आता है। बताइए, केवल 4 बता रहे हैं, कुछ 1 2 3 4 बता रहे हैं, कुछ 3 बता रहे हैं, कुछ 3 4 बता रहे हैं। सभी का जवाब आना चाहिए। जीतू जाट ओनली 4, चारों ही है। कुछ लोग कह रहे हैं चारों, 1 2 3 4 को बताने वाले ज्यादातर लोग हैं। कुछ लोग 1 3 4, अरे महापुरुषों 1 3 4 तो ऑप्शन नहीं रखा मैंने, तो वो तो जवाब हो ही नहीं सकता। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और पूछ लेना किसी से भी। केवल 4 या 1 2 3 4 ए ऑप्शन दे रहे हैं अधिकांश लोग, 1 3 4 भी दे रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। बताओ, यदि आपने हिंदी की तैयारी की है ना तो इस पे आ जाओ लाइन पर, अभी पता लग जाएगा आपको। हिंदी की तैयारी की थी ना आप लोगों ने, अब आ जाएगा अभी मजा आपको। और इसमें मैं बताऊंगा कि कौन सा आप कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। सभी बता रहे हैं या 2 3 4 बता रहे हैं, बी ऑप्शन बता रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए, सभी का कमेंट आना चाहिए। अब सुन लीजिएगा, अब मैं इसको कवर कर रहा हूं, इससे मैं आगे के पेज के ऊपर आ रहा हूं, फिर वापस मैं इस आपके प्रश्न के ऊपर आऊंगा। पहले मैं मेरे तरीके से द्विकर्मक समझा लेता हूं, फिर द्विकर्मक को समझाने के बाद वापस यहां पर आऊंगा, इस प्रश्न को लेकर के आऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि वास्तव में सही क्या होना चाहिए। ठीक है, मैं आगे के पेज पर जा रहा हूं, पहले आपको द्विकर्मक समझा देता हूं कि द्विकर्मक कहते किसको हैं। सुनो इधर देखिए, द्विकर्मक धातु किसको कहते हैं। द्विकर्मक धातु, यदि ऊपर नहीं दिख रहा हो तो नीचे लिख देता हूं। द्विकर्मक किसको कहते हैं, सुनो। पहली बात तो यह है, द्विकर्मक का तात्पर्य 2 कर्म कदापि नहीं है। 2 कर्म नहीं है, 2 कर्म कभी भी नहीं है, बल्कि 2 प्रकार के कर्म हैं। 2 प्रकार के कर्म, और वो 2 प्रकार के कर्म भी कौन कौन से, एक तो गौण कर्म और एक मुख्य कर्म। ऐसे प्रसंग को ही द्विकर्मक कहेंगे जिसके अंदर 2 प्रकार के कर्म हो, गौण कर्म और मुख्य कर्म। गौण कर्म और मुख्य कर्म। अब सुनो, इसमें क्या स्थिति है संस्कृत में भी और एज इट इज हिंदी के अंदर भी, आपको स्वीकार करना है। यहां पर एक प्रसंग आता है, कुल मिलाकर के 16 क्रियाएं हैं। कितनी क्रियाएं, 16 क्रियाएं हैं। 16 क्रियाओं के अंदर नंबर 1 देखना एक बार, दू है। सबसे पहले कौन सा, दू है। दुहना, याच मांगना, दू है याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश। देखो, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुश। ये तो कितनी हो गई, 3 3 6, 3 3 6, 12 हो गए ना। और 4 अलग से कर लीजिएगा, नी, ह्री, कृष, वह। ध्यान रखना, ये 16 क्रियाएं हों। ध्यान रखिए, इधर देखिए, वास्तव में देखो, ये 16 क्रियाएं हों। इन क्रियाओं में कोई दूसरी धातु तो भी चलेगा। जैसे याच का मतलब मांगना है,
तो यहां पर याच के प्रसंग में भिक्षते का प्रयोग भी हो सकता है, भीख मांगता है, याच ना करता है, वो सारे आ जाएंगे। ऐसे ही और कोई भी प्रसंग हो सकता है, जैसे ब्रू का मतलब बोलना होता है तो वध का प्रयोग भी किया जा सकता है। मुश का मतलब चुराना होता है तो चुर धातु का प्रयोग भी हो सकता है। अब लेकिन देखिए इधर, इन धातुओं के साथ कोई मुख्य कर्म पहले से होगा। मुख्य कर्म का मतलब है इन क्रियाओं के प्रसंग में चाहा गया कर्म, इसको कहते हैं मुख्य कर्म, ईप्सिततम कर्म। जैसे दुहने की क्रिया में किसको चाहा गया? दूध को। मांगने की क्रिया में जैसे रोटी मांगता है तो रोटी को चाहा गया, धन मांगता है तो धन को चाहा गया, वो धन मुख्य कर्म हो जाएगा। पकाने के प्रसंग में जैसे रोटी पकाता है तो रोटी मुख्य कर्म हो गया। दंड के प्रसंग में जैसे मृत्यु दंड देता है तो मृत्यु दंड मुख्य कर्म हो गया। रुद्र के मतलब रोकता है तो गाय को रोकता है तो गाय मुख्य कर्म हो जाएगा। ऐसे प्रसंगों में, पूछने के प्रसंग में प्रश्न पूछता है तो मुख्य कर्म हो जाएगा। तो पहली बात तो यह हो गई कि मुख्य कर्म होना चाहिए। यहां पे कोई भी कर्ता इत्यादि हो सकता है, ऑलरेडी पहले से रहेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये क्रिया आएगी। अब इस तरह के प्रसंग में यहां पर 543 और 7, सप्तमी भी नहीं आएगी, 543 याद रखना आप। तो अर्थ आएगा 543 का। 543 का मतलब हुआ, 5 का मतलब पंचमी वाला अर्थ, 4 का मतलब चतुर्थी वाला अर्थ और 3 का मतलब तृतीया वाला अर्थ। क्रमशः अपादान, संप्रदान और करण वाला अर्थ हो। 543 का अर्थ हो, उसको कहेंगे आप गौण कर्म। मतलब अर्थ तो आएगा 543 का और हो जाएगा वो कर्म कौन सा? गौण कर्म। तभी उसको आप, ये दूसरा कर्म हो जाएगा। एक कर्म मुख्य, दूसरा कर्म गौण। इसी प्रसंग को कहेंगे हम द्विकर्मक का प्रसंग कहेंगे। ठीक है, द्विकर्मक का प्रसंग कहेंगे। अभी रुक जाओ, मैं चारों में कौन से में है बताऊंगा अभी आपको। ठीक है, मतलब ये हुआ 16 क्रियाएं हो, इन 16 क्रियाओं के प्रसंग में मुख्य कर्म पहले से हो तो, और यहां पर 543 का अर्थ हो तो ये गौण कर्म हो जाएगा। और ये दो प्रकार के कर्म हो जाएं तभी इन धातुओं को क्या कहा जाएगा? द्विकर्मक धातु कहा जाएगा। द्विकर्मक धातु कहा जाएगा, जिसको हम ये कह सकते हैं, इसी का गौण वाले कर्म को ही हम क्या कह देते हैं? एकथित कर्म कह देते हैं। यही एकथित कर्म है, इसी को हम क्या कहेंगे? एकथित। आपको समझाने के लिए इसको प्रधान कह सकते हैं, इसको अप्रधान कह सकते हैं, इसको मुख्य कह सकते हैं, इसको गौण कह सकते हैं। दो प्रकार के कर्म होंगे तो ही आपको द्विकर्मक मानना होगा। समझ में आया? मतलब इनमें से यदि एब्सेंस होना तो नहीं होगा। अब आ जाओ इधर, अब आ जाइए इधर। अब आपको 4 वाक्य दिए थे ना, इधर देखना। पूछने की क्रिया इसमें थी, बिल्कुल थी। ले जाने की क्रिया नी धातु के प्रसंग में इसमें थी, ले जाना नी धातु में था। मांगने की क्रिया भी इसमें थी और दुहने की क्रिया भी इसमें थी। ये चारों के चारों क्रियाएं थी ना, चारों की चारों क्रियाएं थी, चारों के चारों क्रियाएं थी। लेकिन अब सुन लीजिएगा, अब देखना आपका उत्तर कैसे गलत होता है। अब आपका उत्तर कैसे गलत होता है सुन लीजिएगा। इधर हिंदी के अंदर भी कॉन्फिडेंट हो जाइए बिल्कुल। इधर देखो, पूछने की क्रिया तो है। अब पूछने की क्रिया में किसको चाहा गया? कारक भी पूछ रहा है और संधि भी पूछ रहा है। ये तो दोनों के दोनों मुख्य कर्म हैं। दोनों के दोनों कैसे हैं? मुख्य कर्म हैं। यहां पर जिससे, अरे 543 का अर्थ आएगा ना, तभी जाकर के द्विकर्मक संभव है। ये वाक्य द्विकर्मक का नहीं है। यद्यपि यहां पर 2 कर्म हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों मुख्य कर्म हैं। ये वाक्य द्विकर्मक का नहीं है, ये ध्यान रख लेना। इससे पहले का स्क्रीनशॉट किसी के साथ शेयर करके पूछना। ठीक है, पहला वाक्य द्विकर्मक क्यों नहीं हुआ? यद्यपि पूछना धातु तो है, 2 कर्म भी थे, लेकिन यहां पर 543 वाला अर्थ नहीं आया कि किससे पूछा जाए। अब सुनना, इसमें इस वाक्य के अंदर यदि ये पूछ लेना कि वह बालक से कारक और संधि पूछता है, से का अर्थ आ गया ना, अब यहां पर द्विकर्मक हो जाएगा। इस वाक्य के अंदर, इस वाक्य, ये जो आपको दे रखा है ना, इस वाक्य के अंदर द्विकर्मक नहीं है। नंबर 1। अब आ जाओ दूसरे प्रश्न की ओर।
दूसरा प्रश्न क्या है, मैं मोटी किताब ले जाता हूं, ले जाने की क्रिया द्विकर्मक है, ले जाने की क्रिया द्विकर्मक है, लेकिन अब बताओ मोटी किताब ले जाता हूं, अब किताब का विशेषण है, ये तो मुख्य कर्म ही हुआ, एक ही प्रकार का कर्म है, ये भी द्विकर्मक में नहीं होगा। इसमें ऐसा होता कि मैं घर से मोटी किताब ले जाता हूं, घर से दूरी का था जाता, तो फिर यहां पर द्विकर्मक हो जाता। इस वाक्य के अंदर यह भी द्विकर्मक नहीं है। ठीक है, तीसरे में आइए, वह खाता हुआ मांगता है, वह मांगता है, लेकिन क्या मांगता है, किससे मांगता है, कोई सभी कर्म नहीं है, वह खाता हुआ, वह का ही विशेषण है खाता हुआ, तो यहां पर एक भी कर्म नहीं है, तो इसको भी आप द्विकर्मक नहीं कहेंगे। यहां पर जो द्विकर्मक है ऑप्शन नंबर जो 4 है, इसी को द्विकर्मक मानना होगा रे महापुरुषों, इसी को द्विकर्मक मानेंगे। ठीक है, क्लियर। बहुत कम लोगों ने सही जवाब दिया था और सब लोगों ने, अधिकांश ने गलत दिया। अब इन्हीं को यदि आप द्विकर्मक बनाना चाहो तो यहां पर 543 का अर्थ पंचमी, चतुर्थी, तृतीया वाला अर्थ भी आपको एडजस्ट करना होगा। वह बालक से कारक और संधि पूछता है, वह दुकान से मोटी किताब ले जाता है, मतलब वह गृहिणी से रोटी मांगता है, और ये तो है ही है। इस प्रकार से आप एक बार रिवाइज करके सुनना, बार बार सुनना, इसी को क्लियर करना। ठीक है, इस प्रकार से केवल ऑप्शन नंबर 4 इसके अंदर सही जवाब था। यह चीज आपको समझनी है, इसलिए केवल इनको देखते मत समझ जाना, ये दोनों कर्म हो तो ही, ये दोनों कर्म, और केवल 543 हो तो भी मत कर देना। जैसे मान लो इस वाक्य में दूं कि वह, देखो वह, इस वाक्य को देखना, वह गाय से दुहता है, गाय से दुहता है। अब बताओ इसके अंदर द्विकर्मक है क्या, वह गाय से दुहता है। बताओ, बड़े विद्वान बनते हो ना, बड़े विद्वान बनते हो, बताओ इसका, वह गाय से दुहता है, वह गाय से दुहता है, इसके अंदर बताइए वह गाय से दुहता है, ये क्या द्विकर्मक, क्या ये दुहता तो द्विकर्मक है दुहने के प्रसंग में। तो अब यहां पे पंचमी का अर्थ भी आ रहा है, अरे पंचमी का अर्थ तो आ रहा है, लेकिन मुख्य कर्म तो है ही नहीं। किसको दुहता है, दूध को दुहता है, दूध तो होना चाहिए था ना, तभी जाकर के द्विकर्मक होगा। इसलिए केवल यह भी नहीं धातु 543 दिख जाए तो द्विकर्मक हो जाएगा, नहीं। 16 धातुएं हों, अब देसी भाषा में याद कर लो, 16 धातुएं हों, मुख्य कर्म साथ में हो, तो फिर ये 543 का प्रसंग हो, कर्ता इत्यादि तो होगा ही होगा, तब जाकर के इस प्रसंग को हम द्विकर्मक कहेंगे, अन्यथा द्विकर्मक नहीं होगा रे महापुरुषों, कर्मधारय समास हो। ठीक है, इस प्रकार से यह चीज याद रखनी है। अब एक चीज और मैं बता देता हूं, यहां पर वाच्य परिवर्तन को लेकर के मैंने बता दिया था, ये 12 और 4 को अलग अलग किया ना, इसका रीजन क्या है कि 16 धातुओं का प्रयोग होने पर जब द्विकर्मक का प्रसंग आए, मैं आगे के पेज के ऊपर ले लेता हूं, इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं एक बार समझा देता हूं। देखो, द्विकर्मक में अब 2 कर्म हो गए, 2 कर्म वाले प्रसंग में जब वाच्य परिवर्तन करोगे तो हमारे पास समस्या हो गई कि प्रथमा तो कोई एक जगह करोगे ना, एक ही पद में करोगे। अब कर्म 2 हैं, अब कर्म 2 हैं तो कर्म 2 हैं, तो फिर यहां पर कौन से कर्म में प्रथमा करें, तो यहां पर आ गया, देखिए स्टार्टिंग की 12 धातु थी ना, दुह से लेकर के, उन धातुओं के प्रसंग में तो गौण कर्म के अंदर प्रथमा होगी, और लास्ट की 4 धातुओं के प्रसंग में जो मुख्य कर्म है उसके अंदर प्रथमा होगी। ये चीज आप ध्यान रख लीजिएगा, और उन्हीं के अनुसार क्रिया का स्वरूप निर्धारित होगा। वाक्य के जिस पद में प्रथमा विभक्ति होती है, क्रिया का स्वरूप उसी के अनुसार निर्धारित होता है, और बाकी जो बच गया उनका क्रिया के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी भी गलती करो ना तो धन धन भगवान मालिक है आपका। चलते हैं आगे, पूरा दम लगवा दिया मेरा द्विकर्मक के अंदर ही। चलो आगे, अव्ययी भाव, चलो एक चीज पीछे छूट गई, दशमलव वाला प्रसंग रह गया ना, संख्या में दशमलव का विचार। मैंने आपको संख्यावाचक शब्द पूरे बता दिए, यूट्यूब के ऊपर भी क्लास रखी हुई है, लेकिन
लेकिन यहां पर दशमलव का विचार कैसे